बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2004 में पूछे गए सामान्य ज्ञान प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदु पेयों में दाब में मौजूद रहती है। ये प्रश्न हम आपको बता रहे हैं कि मृदु पेयों में दाब मौजूद रहती है। मतलब आप जो पेप्सी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं मार्केट से, तो आप क्या पीते हैं? इसका मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड पीते हैं। लोग कोल्ड ड्रिंक को ठंडा समझ करके लोग उसको पीता है और सोचता है कि हम पेट को ठंडा करेंगे, माइंड को ठंडा करेंगे। लेकिन आप लोग सीखिए, याद रखिएगा कि आप जो पेप्सी पी रहे हैं, क्या वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है या लाभदायक है? हानिकारक है। हानिकारक क्यों है? यदि ये आपसे पूछ दे तो कहिए कि देखिए, हानिकारक इसलिए है कि हम मनुष्य जो है सांस के रूप में लेते क्या है? ऑक्सीजन। छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो छोड़ते हैं वो आपको जबरदस्ती आपको कोई डाले आपके बॉडी में, तो खराबी ना करेगा जी। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग को नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक से बचना चाहिए। उसके जगह पर नींबू, नमक और ये पानी के साथ जो है शरबत बनाइए और उसको आप पीजिए, वो अच्छा रहेगा। लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक जो मार्केट में अवेलेबल है, वो फैशन की दुनिया में वो अच्छा नहीं है। तो याद रखिएगा कि मृदु पेयों में जो है सो कौन सी मृदु पेय में दाब में मौजूद रहती है? क्या मौजूद रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि आप जो पेप्सी पीते हैं उसमें क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। अगर आपसे पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी रहती है? तो कार्बन की मात्रा 1 और O की मात्रा कितनी होती है? 2 रहती है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वन्य क्षेत्र जो है सो सबसे कम है? वन्य क्षेत्र सबसे कम है। वन क्षेत्र का मतलब होता है कि जंगली एरिया, वन वाला एरिया कहाँ पर सबसे कम है। तो ये भी प्रश्न आपको हम पहले से पढ़ा चुके हैं। यदि पूछे कि अपने भारत देश में सबसे कम वन वाला क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि सबसे अधिक वन वाला प्रदेश कौन सा? मध्य प्रदेश है। सही बात बताए। मध्य प्रदेश बोलने से एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है, बताइए कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश है। तो इसलिए यहाँ पर 3 प्रश्न हम आप लोग को बताए हैं। तो बताइए कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पर? मध्य प्रदेश। और सबसे कम कहाँ पर? हरियाणा में। और सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन? मध्य प्रदेश। बताइए कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा मतलब कि शरीर का ऐसा कौन सा पदार्थ शरीर में पाए जाने वाले शरीर के लिए ऐसा कौन सा लाभदायक पदार्थ पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। कितना %? 47%। आइए अगला प्रश्न है, राज्यवर्धन सिंह राठौर। नाम बोलिएगा जरा। राज्यवर्धन सिंह राठौर। क्या नाम है? राज्यवर्धन सिंह राठौर। राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध है, तो यानी कि राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से। किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध किससे है? निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न है, एथेंस ओलंपिक 2004 में पदक तालिका में प्रथम 3 स्थान पर रहे देश क्रमशः कौन कौन से हैं? अमेरिका, चीन और रूस है। लेकिन 4 नंबर प्रश्न आपको परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए अपने अपने बुक में सभी लोग इस प्रश्न को काट देंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? किसके द्वारा रोक लगाया गया? तो ये भी प्रश्न आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं। अगर अंग्रेज का नाम पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, अगर किसी भारतीय का नाम पूछे तो राजा राम मोहन राय। तो बताइए कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाया था? राजा राम मोहन राय। और अंग्रेज पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में माउंट आबू, बिल्कुल यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है कि माउंट आबू पर्वत कहाँ पर है? राजस्थान में। माउंट आबू पर्वत कहाँ पर है? राजस्थान में। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। तो कहता है कि राजस्थान में माउंट आबू पर, यानी कि माउंट आबू पर्वत पर दिलवारा मंदिर, कौन सा मंदिर? दिलवारा मंदिरों का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा किया गया है ना? माउंट आबू के दिलवारा मंदिर, याद रखेगा कि माउंट आबू पर्वत पर कौन सा मंदिर है? दिलवारा मंदिर। और वो जो दिलवारा मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण किस धर्म के अनुयायी के द्वारा करवाया गया है? जैन धर्म के। बिल्कुल, ये आप लोग के लिए एक नया प्रश्न है, इसलिए ध्यान से फिर से सुन लीजिए कि राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर, कहाँ पर? माउंट आबू पर्वत पर। किस राज्य में? राजस्थान में। वहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है दिलवारा का मंदिर, और उस दिलवारा का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो जैन धर्म के अनुयायियों ने करवाया था। किसने करवाया था? तो बताइए कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? महावीर जी, सॉरी प्रथम नहीं, ये आपको 24वां पूछ रहे थे। 24वां कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे। ठीक है। और अंतिम कौन थे? तो वो भी महावीर स्वामी ही होंगे।
आगे चलिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा उद्यान है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिए कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। बताइए कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। और उद्यान का नाम क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। वेरी गुड। तो फिर एक बार पुनः बताइए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, पवन के वेग को, पवन का मतलब हवा होता है, हवा के गति को, उसके स्पीड को हम लोग कैसे मापते हैं? किस यंत्र से मापते हैं? तो पवन वेग मापी यंत्र से मापते हैं। किससे मापते हैं? पवन वेग मापी यंत्र से। आप क्या करते हैं, आप गूगल पर सर्च करते हैं कि आज यहाँ का टेम्परेचर कितना है, आप वहीं पर देखिएगा, वहां पर आएगा विंड 17 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में? तो वो जो चाल जो मापा जाता है वो किसके माध्यम से? तो पवन वेग मापी के माध्यम से। किसके माध्यम से? पवन वेग मापी के माध्यम से। तो फटाफट से बताइए कि उच्च तापमान को क्या चीज से मापा जाता है? आपको पता है? पायरोमीटर से। किससे मापा जाता है? पायरोमीटर। तो अब ये बताइए कि भूकंप को क्या चीज से मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। बताइए दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है? इलेक्ट्रोमीटर से। इलेक्ट्रोमीटर से। प्रश्न है 9 नंबर, इसको भी जरा आप लोग समझिए। कह रहा कि कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप क्या समझ लीजिए, यहाँ पर बच्चे को उल्टा समझ में आता है, क्योंकि गैर का मतलब होता है ना, कहते हैं ना कि मतलब गैर, हम तो अपने आदमी नहीं है, हम तो गैर आदमी है। तो गैर का मतलब होता है कि अपने से दूर वाला जो होगा गैर हो गया। तो गैर परंपरागत वर्ड से स्पष्ट ये हो रहा है कि जो परंपरागत नहीं हो मतलब गैर परंपरागत। लेकिन यहाँ आप उल्टा अर्थ नहीं लेकर के सीधा अर्थ क्या लीजिएगा कि गैर परंपरागत को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। गैर परंपरागत को हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय। अब यदि हम नवीकरणीय आपको बताते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि नवीकरणीय का मतलब जिसको आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं, और अनवीकरणीय का मतलब एक ही बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोयला। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस वजह से आप याद रखिएगा कि गैर परंपरागत अगर पूछे तो नवीकरणीय को याद कीजिएगा कि अनवीकरणीय को? नवीकरणीय को। किसको याद कीजिएगा? नवीकरणीय को। इसलिए नवीकरणीय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो देखिए सौर ऊर्जा आते हैं, एक बार के बाद दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, ज्वारीय शक्ति भी आता है, इसका पवन ऊर्जा भी आता है। जबकि परमाणु ऊर्जा जो है यह आपको अनवीकरणीय स्रोत में है। तो जो अनवीकरणीय स्रोत होगा उसको हम लोग परंपरागत कहेंगे, और जो नवीकरणीय होगा उसको हम लोग गैर परंपरागत कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताइए आप। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि आपको परमाणु ऊर्जा यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रुधिर का मतलब खून होता है, कौन सा रुधिर वर्ग जो है विश्वव्यापी आदाता? बोलिएगा जरा, विश्वव्यापी आदाता है कि नहीं? विश्वव्यापी आदाता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? रिसिपिएंट। बिल्कुल। तो कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले यहाँ पर वर्ड को समझिए, विश्वव्यापी आदाता। आ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आदाता। आ मतलब या अ मतलब होता है नहीं, जो दे नहीं सकता है। तो जो दे नहीं सकता है वो ले सकता है ना, तो जो ले सकता है उसको हम क्या कहेंगे? सर्वग्राही भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सर्वग्राही। और यदि सर्वग्राही कहे तो ये भी प्रश्न आपको हम 1 साल पहले पढ़ा चुके हैं। यदि सर्वग्राही रक्त समूह कहे तो ए भी, और सर्वदाता कहे तो बताएं कि नहीं बताएं? तो इसलिए फटाफट से बताइए आप लोग कि कौन सा रुधिर वर्ग है जो विश्वव्यापी आदाता यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट है? तो बताइए कौन सा है? तो ए बी है। कौन सा है? ए बी है। अगला प्रश्न है, वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को हम लोग क्या कहते हैं? अब जरा प्रश्न को समझिएगा। वानस्पतिक मतलब पेड़ पौधा, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा। देखिए एक ही, जैसे कि आप बताते हैं कोई ऐसा पेड़ का नाम आता है जिसको आप पेड़ को ही काट करके लगाते हैं, गुलाब का फूल। चलिए उसको भी मान लेते हैं, लेकिन सबसे मुख्य गन्ना है। गुलाब के फूल के बारे में जरा कम लोग जानता है, लेकिन गन्ना को आप बीच बीच में काट दीजिए और लगा दीजिए, उसको होना है। सही बात है या गलत बात है? तो बताइए कि वानस्पतिक प्रजनन, ये बात समझ गए? प्रजनन मतलब क्या होता है ये तो समझते हैं ना। प्रजनन का मतलब होता है आपको जैसे कि बच्चा पैदा करना। प्रजनन का मतलब क्या होता है? बच्चा पैदा करना। और जनन का मतलब ही बच्चा पैदा करना होता है। तो वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को हम लोग क्या कहते हैं? उसको क्लोन कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न में लिख लीजिए VVI, और इसको मतलब इसको रट करके आप लोग याद कर लीजिएगा।
क्योंकि ये कोलोन का परिभाषा है। किसका परिभाषा है? कोलोन का परिभाषा है। अगला प्रश्न है आपका कि संसद के, ये भी प्रश्न आपको आता है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक जो है कितने महीने का अंतर होना चाहिए? 6 माह का। पता है कि नहीं पता आप लोगों पता को? है। 6 महीना का अंतर होना चाहिए। प्रीवियस प्रश्न में भी पूछा गया था। आइए अगला प्रश्न है कि अजंता की चित्रकारी, कौन सी चित्रकारी? अजंता की चित्रकारी। अजंता की चित्रकारी जो है वो किससे प्रेरित है? तो याद रखिएगा अजंता की चित्रकारी आपको दयालु बुद्ध से प्रेरित है। ये प्रश्न आपके लिए एक नया, इसको भी करके चलिए कि अजंता की चित्रकारी जो है किससे प्रेरित है? तो दयालु बुद्ध से। किससे प्रेरित है? दयालु बुद्ध से। बिल्कुल। अजंता की गुफा कहाँ पर है? यदि आपसे ये प्रश्न पूछे तो आप लोग मुझे जो है सो ये कमेंट्स करके बताइएगा कि अजंता की चित्रकारी जो है या अजंता की गुफा जो है वो किस राज्य में है, तो आप लोग बताइएगा। वैसे यहाँ पर ये प्रश्न जो है अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? तो दयालु बुद्ध से। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे बड़ी जो सुरंग है, प्रश्न को भी कीजिए, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है सो जवाहर सुरंग है। अब यहाँ से एक प्रश्न बना पहले कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग क्या है? जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग। अब सबसे पहले सुरंग के बारे में जरा आपको हम बता देते हैं। सुरंग समझते हैं, जैसे अभी मेट्रो रेल अंदर चल हर जगह जो है सो आपको बनता जा रहा है। अभी भारत और चीन के बीच में जो जाने वाला एक रास्ता बन रहा है सिक्किम बॉर्डर होते हुए, बात समझ में आ रहा है? सिक्किम और ये तिस्ता नदी को फाड़ते हुए निकल रही है वो रोड, डायरेक्ट नेपाल से पूरा उसका जुड़ाव होगा। तो कहने का मतलब उसका भी गुफा का निर्माण हो रहा है। कभी जब आप मेट्रो घूमेंगे ना तो आप देखें कि अंदर ही अंदर मेट्रो ट्रेन चलती है, तो मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर कैसे चलती है? पहले गुफा बनाता है। पहले क्या बनाता है? गुफा। और आप इतिहास में पढ़े होंगे कि पहले के लोग रहते कहाँ थे? गुफा में। गुफा में रहते थे। कहाँ रहते थे? गुफा थे। तो गुफा में क्या हुआ? अभी आजकल देखिएगा गांव घर, आजकल नहीं पहले से भी, कुत्ता को देखिएगा कि मिट्टी को कोड़ लेता है, उसमें बैठा है कि नहीं रहता है? कि नहीं रहता है? तो उसमें बैठा रहता है। तो इसी तरह से जो है तो आपको बात समझ में आ रहा है। याद रखिएगा कि बताइए सबसे पहले कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग है। अब बताइए कि जवाहर सुरंग राज्य में जम्मू और कश्मीर में। बताइए और कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। चलिए अगला प्रश्न है वायुमंडल में ओजोन से संबंधित ये प्रश्न है। प्रश्न को भी कीजिए। वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः की मौजूदगी में होता है। देखिए समझिए, ये प्रश्न आपको पहले भी बता चुके हैं हम। ओजोन परत में छिद्र धीरे धीरे होता जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? और उसका सबसे प्रमुख कारण जो है आपको वो आपको CFC से है, यानी कि फ्लोरोकार्बन से। किससे है? कार्बन। तो CFC याद रखिएगा। बताइए एक बार कि CFC का फुल फॉर्म क्या होगा? फ्लोरोकार्बन। वेरी गुड। अब ये बताइए कि हाइड्रोजन जो होता है उसमें H का कितना बॉन्ड बनता है? 2। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आप लोग पढ़ चुके हैं कि गरजने वाला चालीसा, कौन सा चालीसा है? गरजने वाला चालीसा। गरजने वाला चालीसा ये शब्द जो है किससे संबंधित है? तो गरजने वाला चालीसा जो है आपको पश्चिमी पवन से संबंधित है। किससे? पश्चिमी तो पवन से। बिल्कुल, वेस्टर्न जो एयर है आपको पश्चिम के दिशा में जो हवा बहती है उसको हम लोग गरजने वाला चालीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? गरजने वाला चालीसा। गरजने वाला चालीसा शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो पश्चिमी पवन से। किससे संबंधित है? पश्चिमी पवन से। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जरा कॉन्सेप्ट को समझिए। आम भाषा में ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर पर लोग बोलते हैं कि पछवा हवा चलता है, पूर्वा हवा चलता है, बोलता है कि नहीं बोलता है? Yes, sir. और यदि पछवा हवा चलता है ना तो लोग कहता है कि लगता है कि बादल लगा हुआ है, वर्षा की संभावना बन रही है। तो बताइए वर्षा की जब संभावना बनती है तो बादल गरजता है कि नहीं गरजता है? तो इसीलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए फटाफट से, और प्रश्न को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। गरजने वाला चालीसा। यानी कि जब भी गरजने वाला चालीसा का चर्चा हो जाए, गरजने की बात हो, तो याद रखिए इसका मतलब हवा कौन सा चल रहा है? पश्चिमी की ओर हवा चल रहा है, पश्चिम से हवा आ रही है आपके पास। इसलिए याद रखिए कि गरजने वाला चालीसा किस पवन को कहा जाता है? बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? कहने का मतलब ऐसा कौन सा सदस्य है जो कि संसद का वो सदस्य नहीं है? पॉइंट को समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। वो पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है, फिर भी संसद में जा करके कुछ मैटर पर कुछ भी बोल सकता है, टिप्पणी कर सकता है। तो वो कौन कर सकता है? तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल होगा ना वही बोल सकता है। बात समझ में आना? कौन बोल सकता है? चलिए, तो गैर संसद, ये बात समझ में आ गया ना? यहाँ तो गैर परंपरागत वाला तो कोई डाउट नहीं है, यानी कि वो संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी संसद में जाकर के किसी मैटर पर वो बोल सकता है। तो कौन बोल सकता है? तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल होगा। कौन होगा? भारत का अटॉर्नी जनरल जो होगा वो आपको किसी भी मैटर पर बोल सकता है। अटॉर्नी जनरल को हम लोग हिंदी में कहते हैं भारत का महान न्यायवादी। क्या कहते हैं? भारत का महान न्यायवादी। महान न्यायवादी का है अटॉर्नी जनरल। 9 नंबर, इसको भी जरा आप लोग समझिए। करा कि कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा। अब आपका अगला प्रश्न है
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, किसमें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधित हुई थी? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप लोग भी कर ही लीजिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो पहली बार संशोधित हुई थी वो किस संशोधन के द्वारा हुई थी? तो 42वां संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको जो है तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का पहली बार संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है, अलबरूनी भारत किसके साथ आए थे? ये भी प्रश्न आप लोग पढ़े कि नहीं पहले से पढ़ लिए हैं। अलबरूनी भारत जो आए थे वो महमूद गजनी या महमूद गजनबी रहे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। याद रखिएगा कि अलबरूनी जो भारत आए थे वो महमूद गजनी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? महमूद गजनी के साथ। बिल्कुल। अब आपका अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु, किसकी मृत्यु की बात हो रही है? औरंगजेब की मृत्यु जो है किस स्थान पर हुई थी? तो याद रखिएगा कि औरंगजेब की मृत्यु औरंगाबाद में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? और यदि आपसे पूछ दे कि औरंगाबाद भारत के किस राज्य में है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो औरंगाबाद आपको महाराष्ट्र राज्य में है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है ये बताए आप लोग? मुंबई। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? औरंगाबाद में। और औरंगाबाद किस राज्य में है? बिल्कुल। तो देखिए 2004 में केवल 20 प्रश्न ही आपको सामान्य ज्ञान से रहा था, क्योंकि 2004 का जो सिलेबस है वो आपको जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अगर हम 2023 की बात करें, 2022 की बात करें, तो पैटर्न जो है सो चेंज हो गया। तो पहले का जो 2004 तक का जो पैटर्न था उसमें आपको 20 ही आपको पूछा जाता था, जैसे कि 20 आपको सामान्य ज्ञान, इसके बाद आपको हो गया जो है 30 विज्ञान, और वहीं अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ भी आपको 50 पूछा जाता था। कितना पूछा जाता था? 50 नहीं, आपको 30 पूछा जाता था। यानी कि सामान्य ज्ञान आपको 20, विज्ञान 30 और गणित भी आपको मात्र 30 ही पूछा जाता था। इसलिए पैटर्न यहाँ पर चेंज होने के कारण से यहाँ पर मात्र 20 प्रश्न ही आपको हम बताए हैं। ठीक है, यदि आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप लोग जो है सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका जो फीस है वो हमारा लाइक शेयर और सब्सक्राइब होता है। इसलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।